हेलो नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक जो हमारा टॉपिक हो चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ये अब जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो 8वां लेक्चर है। 7 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। उसमें लास्ट क्लासेज जो हुई थी काफ़ी थ्योरीज मैंने करवाई थी, कॉग्निटिव को लेके, बिहेवियरिज्म को लेके, कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके। तो वो थ्योरी आप लोगों ने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप कृपा करके वो क्लास देख लें पहले, उसके बाद ये थ्योरी देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम घर बनाते हैं तो ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो वो दीवार बनती चली जाती है ना, तो इसी हिसाब से ये क्लासेस चल रही हैं। अगर आप जब पीछे वाली जो क्लासेज हो चुकी हैं उनको अगर नहीं देखा है और ये देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। तो लास्ट की जो क्लासेज हो चुकी हैं आप उनको देखें और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बताना। तो अभी तक जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो लास्ट क्लास में मैंने उसके थोड़ा थोड़ा बता दिया था उसके बारे में, अभी ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, पर एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी हमारी हो चुकी है। पहली थी हमारी कॉग्निटिविस्ट थ्योरी। इसमें हमारा स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे की थ्योरी हो चुकी थी। उसके बाद सेकंड हमारी थी इनसाइट थ्योरी ऑफ कोलहर की। ठीक है, इन्होंने इनसाइट की थ्योरी दी थी, ये भी हमारी हो चुकी। उसके बाद थी हमारी गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने दी थी, ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो ये कॉग्निटिविस्ट मतलब कि बुद्धि का विकास कैसे होता है उसके ऊपर हमने ये थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमारा अगला जो लेक्चर आया था उसमें हमने देखा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो थ्योरी आती है जिसमें वादगोस की थ्योरी थी वो हमने पढ़ी। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी थी वादगोस्की की, वो हमने पढ़ी। इसके बाद हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा, किन्होंने दिया था, जॉन डेव्यू ने। और कोऑपरेटिव लर्निंग हमने पढ़ ली। और डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की ये क्या नाम है थ्योरी थी, वो भी हमने कर ली कंप्लीट, एडगर डेल ने जो दी थी। इसके बाद हमने जो देखी वो कनेक्शनिज्म की थ्योरी दी थी, जिसमें हमारा थॉर्नडाइक का जो था ट्रायल एंड एरर की थ्योरी वो हमने देख ली, और ओरेस्टिक मेथड हमने देख लिया। ये थ्योरी हम कर चुके थे। और जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो हमने की थी बिहेवियरिज्म के ऊपर। ठीक है, व्यवहार को कैसे करके लर्निंग करवाई जाती है। तो उसमें इवन पायलवो की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी हो चुकी, और एसआर थ्योरी हमारी वाटसन ने दी थी वो हो चुकी, और बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी हम पढ़ चुके, और कुर्ट लेविन की चेंजिंग मॉडल की जो थ्योरी है वो भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और जिन्होंने ये चीजें नहीं देखी हैं तो आप कृपया करके वो क्लास देख लें। अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद ये क्लास आगे देखेंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, अब आप जो लेक्चर हमारा शुरू होगा उसमें जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसमें है हमारा कॉग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म। ये थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कॉग्निटिव और कुछ बिहेवियरिज्म दोनों के ऊपर बेस है ना। इसमें हम देखते हैं कि जो कॉग्निटिव और बिहेवियरिज्म के साथ मिलकर के कैसे लर्निंग करवा सकते हैं। तो उसमें से 3 थ्योरीज हमने ली हैं इसमें, जो लास्ट एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं। तो उसमें जो है हमारा मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। दूसरी है हमारी थ्योरी गैगने लर्निंग हायरार्की, और तीसरी है हमारी गैगने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसी के साथ में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फीडबैक, फीडबैक के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी मैस्लो, ठीक है, मैस्लो हायरार्की की जो नीड थ्योरी है, इसमें बताया है कि कैसे किसी इंसान की कोई नीड जो होती है वो पूरी होती है, वो पूरी होने के बाद दूसरी नीड कैसे पैदा होती है। तो एक नीड पूरी होने के बाद दूसरी नीड के ऊपर कैसे जाते हैं, ये चीज उन्होंने बताई यहाँ पे। और दूसरी जो थ्योरी है हमारी गैगने लर्निंग हायरार्की की, इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारी लर्निंग होती है वह कम लर्निंग से ज्यादा लर्निंग कैसे बढ़ती है। ठीक है, इन्होंने एक डायग्राम से समझाया है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल का, उन्होंने ऐसे ट्रेंगल बना करके चीजें समझाई थी। यहाँ पे लर्निंग की जो कितने 11 स्टेप्स बताए गए थे, सेम उसी की तरह ही है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो लर्निंग होती है वो नीचे से कम होती है और ऊपर जाएंगे तो ज्यादा होती जाती है, तो किस हिसाब से होती है वो हम देखेंगे। और लास्ट जो हमारी है गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें थ्योरी में बताया गया है कि जो टीचिंग या लर्निंग जो होती है
इनको जो इन्होंने 9 स्टेप्स बताए हैं जिससे कि हम उसको इजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो वो हम 9 स्टेप देखेंगे कौन कौन से 9 स्टेप्स होते हैं। तो ये थ्योरी आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल और इजी है और अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास आज होने वाली है हमारी ये। तो आप कंटिन्यू देखते रहें इस क्लास को, और अगर आप मिस करेंगे या फिर आप स्किप करके आगे देखेंगे तो उसमें कुछ कई पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ बीच बीच में, अगर वो मिस हो गए तो फिर आप उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यू देखते रहें। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली थ्योरी की तरफ, जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स नाम करके। तो इन्होंने क्या बताया, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी थी इन्होंने बताया, पहले हम देख लेते हैं कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि स्टेप्स, ठीक है। यानी इससे क्या है कि एक के बाद एक स्टेप्स बनते जाते हैं, वो हायरार्की कहलाता है। जैसे कि इंसान की बहुत प्रकार की काफी सारी अलग अलग तरीके की क्या होती है, नीड्स होती है या जरूरतें होती है, और उस जो नीड है उस इंसान की वो अलग अलग स्टेप्स में बनी होती है। तो इसमें क्या है कि इस थ्योरी में आज हम यही देखेंगे कि कितनी प्रकार की नीड्स होती हैं। तो जो नीड्स बताई गई है इसमें वो है 5 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले जो आती है, ये सबसे लास्ट में जो नीचे नीचे रहती है हमारी। तो इसमें जो ये ट्रायंगल दे रखी है इसमें नीड्स के स्टेप दिए गए हमारे 5। तो क्या है कि जैसे हम हमारी जो लाइफ है जिसमें नीड्स होती है किसी इंसान की, वो अगर एक नीड अगर कोई पूरी हो जाती है तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी नीड के ऊपर भाग जाते हैं या दूसरी नीड के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें सबसे नीचे जो नीड दी हुई है वो सबसे हमारी बेसिक नीड होती है, ये वाली, ठीक है। तो क्या है इसमें बेसिक नीड्स, जो मतलब कि जो हमारी बेसिक नीड अगर पूरी हो गई उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं, अगली नीड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये नीड पूरी हो गई तो उसके बाद हम अगली नीड के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे इंसान की नीड्स होती है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया है कि जो 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो इंसान की नीड्स है वो कंप्लीटली इसमें डिफाइन किया है मैस्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहली जो हमारी आती है वो है फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल आती है पहली नीड। इसके अंदर क्या होता है, यानी शरीर की जो नीड्स है उनसे रिलेटेड है फिजियोलॉजिकल, ये क्या नाम है, नीड है। ये किससे, शरीर से नीड है। जैसे कि जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई जरूरतें होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। अब क्या क्या चीज हो सकती है शरीर से जुड़ी हुई, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं रोटी, है ना, कपड़ा, मकान, पानी, पैसा। तो ये सारी चीज क्या है, जो बेसिक नीड जो होती है इंसान की वो क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल नीड। तो इसमें क्या है, यानी हम अब जो अपनी भौतिक नीड के लिए कुछ इकट्ठा करते हैं वो नीड क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल नीड। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी इंसान के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, और भी काफी सारी चीजें आती है, गाड़ी आ गई, ठीक है, और भी जो बेसिक हमारी नीड्स होती हैं बहुत सारी होती है। तो जब तक ये बेसिक नीड पूरी नहीं होती तब तक जो इंसान है वो अपने अगले स्टेप के ऊपर नहीं जाता, इन्हीं को पूरा करने में लगा रहता है। तो जब उसकी ये बेसिक नीड पूरी हो जाती है उसके बाद क्या करता है कि वो अपने अगले स्टेप की तरफ चलता है, ठीक है। तो इस स्टेप में वो क्या चाहिए उसे, सिक्योरिटी या सेफ्टी, है ना। जैसे कि आपने अच्छा घर बना लिया, ठीक है, अच्छे पैसे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी है, जो भी है। तो क्या है कि इन सब की अगर नीड आपकी पूरी हो जाती है तो आप देखते हो कि इन सब के लिए आपको सिक्योरिटी भी चाहिए या सेफ्टी भी चाहिए। तो उसमें आपको लगता है कि एक प्रॉपर पुलिस होनी चाहिए, है ना, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, है ना, परिवार सेफ रहना चाहिए, है ना, किसी प्रकार का कोई खतरा ना रहे। तो इस तरह की जो नीड है वो हमारी सेकंड नीड आ जाती है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी सिक्योरिटी वाली या सेफ्टी नीड कहलाती है। तो ये हमारी पहली नीड पूरी होते ही हम क्या करते हैं, सेकंड नीड के ऊपर आते हैं। सेकंड नीड जैसे हमारी पूरी होती है, जब हमारे सिक्योरिटी या सेफ्टी की नीड जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इंसान क्या करता है, अपने अगले स्टेप की तरफ चलता है, अगले चरण की तरफ चलता है। तो अगला चरण जो इसमें आता है वो है बिलोंगिंग, यानी लव। इसमें क्या होता है
कि इसमें आप अकेले फील करते हो, तो आपको लगता है कि लाइफ में ऐसा कोई हो आपके साथ जिससे आप या इसे हम सोशल नीड भी कह सकते हैं, ठीक है, तो जिससे आप ऐसा कोई लाइफ में हो जिससे अपनी बातें शेयर कर सको, है ना, तो या अपना परिवार बना सको। तो इसमें क्या चीज आ सकती है, जिसमें आपके परिवार आ गया, ठीक है, यार दोस्त आ गए, समाज आ गया, ये सब चीजें क्या होती है, आपकी थर्ड स्टेज हो जाती है। जब आपकी या इंसान की जब ये थर्ड जो स्टेज है या नीड है, ये जब अगर पूरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या करता है इंसान, अपनी अगली स्टेज के ऊपर छलांग लगाता है, ठीक है। तो ये अगली जो क्या नाम है स्टेज है, ये क्या है, सेल्फ एस्टीम। इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, लेकिन एक बार वापस से मैं बता देता हूं कि पहली वाली जो थी इसमें क्या था, ये जो पहली है इसमें बताया है कि आपकी फिजियोलॉजिकल, यानी जो अपने जो भौतिक नीड के लिए आपने जो इकट्ठा किया है वो पहली स्टेप आ जाएगा, मतलब कि आपकी बेसिक नीड आ जाएगी। उसके बाद जो इकट्ठा किया है वो कहीं ना जाए, हमारे पास रहे, सिक्योरिटी रहे, वो सेकंड स्टेप आ गया। उसके बाद जो इकट्ठा किया है वो हम किसी के साथ शेयर करें, ठीक है, शेयर करने के लिए कोई होना चाहिए, तो कौन सी आ जाती है, हमारी थर्ड स्टेप आ जाता है, यानी थर्ड नीड आ जाती है, जिसको बिलोंगिंग या लव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये नीड भी पूरी हो जाती है, तब उसके बाद हमारी अगली जो आती है वो है एस्टीम नीड, यानी अगली नीड में आने के बाद हम सोचते हैं कि कोई हमारी पहचान हो, है ना, समाज के अंदर, एस्टीम नीड के अंदर, या लोग हमें जाने, हमें रेस्पेक्ट दे। तो क्या करते हैं कि जब पैसा ये सब आ जाता है, तो पैसे के साथ में इंसान क्या लेने की कोशिश करता है, पावर या फिर फेम, क्लियर। तो ये अगला स्टेप होता है नीड के लिए। तो इसमें क्या है, यहां तक कि जो हमारी है ये चारों नीड, इसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी नीड, DEFICIENCY, क्लियर। या इसको शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में कभी देखोगे तो आपको डी नीड भी लिखा मिल सकता है, तो ये हमारी क्या हो गई, डेफिशिएंसी नीड हो गई। तो इसका मतलब होता है कि जब आप एक नीड को पूरा कर लेते हो या आपकी फुलफिल हो जाती है कोई एक नीड, तो उसके बाद आप क्या है, दूसरी नीड के ऊपर छलांग लगाते हो। उसके बाद जो लास्ट जो स्टेप बचता है इंसान की जो नीड का, वो बचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको हम बी नीड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी बी नीड का मतलब क्या हो गया, बीइंग, यानी इसको ग्रोथ भी बोल देंगे, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो नीड है इंसान की वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है ना। ये वो नीड है जिस पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। यानी एग्जांपल जैसे कि मैं टाटा या बिरला, बिल गेट्स, इतने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वही इसका एग्जांपल से हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सी नीड हो सकती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि सबकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल कोई सिंगर है, ठीक है, अगर कोई सिंगर है तो वो क्या है कि फेमस होकर के क्या नाम और पैसा तो सब कमा लेता है, ठीक है, फेमस भी हो गया, नेम फेम सब उनको मिल गया, यहाँ पे मतलब कि बेसिक जो नीड होती है नीचे की वो सारी कंप्लीट वो पूरी कर चुका होता है। तो अगर कोई सिंगर है और वो इस स्टेज के ऊपर आ जाता है, तो क्या है कि नीचे की बेसिक नीड उसकी पूरी हो चुकी होती है, तभी वो यहाँ पहुंचता है। लेकिन फिर भी वो क्या है, सिंगिंग कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि सिंगिंग उसकी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। वह अपनी लाइफ जो है एक सिंगर बन के गुजारना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसको नीड है पैसों की, क्योंकि पैसों की नीड और जो भी नीड है सारी वहां कंप्लीट हो चुकी है इसके नीचे। लेकिन यहाँ पर आकर के क्या है, क्योंकि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता उसकी लाइफ में, वो क्या कौन सी स्टेज पर पहुंच जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी पैसे कमाने के बाद भी लाइफ चल करके आगे देखते हैं कि उसमें बहुत कुछ करना बाकी बचता है ना। तो बहुत सारे स्टेप्स आते रहते हैं इसमें आगे चल के, तो उसको पूरा करता रहता है इंसान। तो ऐसे अगर सिंगर का हो गया, या फिर आप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का ले लो, विराट कोहली का ले लो ना, तो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि वो क्रिकेट खेलना, उनको पैसा उन्होंने खूब कमा लिया, ठीक है, सिक्योरिटी खूब है उनके पास,
और जो फिजिकल नीड है वो भी उनके पास सारी कंप्लीट है, सब कुछ है उनके पास, बिलोंगिंग वगैरह, लेकिन पैसे भी आ गया सब कुछ, लेकिन वो क्या करते हैं अभी इस लेवल पर आकर खेल रहे हैं, तो क्या है उसको क्या कहेंगे हम कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पर है अभी फिलहाल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो इस तरह क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सबकी अलग अलग हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि किसी की सबकी सेम ही हो सकता है कि किसी के पास जो मकान है तो वो मकान ना होकर के किसी के पास झोपड़ी हो, तो वो उस झोपड़ी के बेस पर उसको मकान अपना अच्छा लगता हो, वो अपनी झोपड़ी को महल जैसा समझता हो, उसमें उसके वो सेटिस्फाई हो, उसके बाद आगे चल के वो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जाता है, फिर ब्लॉगिंग के ऊपर जाता है। तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या नाम है, इतना सब कुछ होने के बाद, बेसिक नीड होने के बाद भी फिर भी वो पैसा पैसा करते रहते हैं, लूटा खाओ, जैसे कि पॉलिटिशियंस देख लो, या फिर ऐसे बड़े बिजनेस वगैरह जो यहाँ के पैसे लेकर के विदेशों में भग जाते हैं, या फिर स्विस बैंकों के अंदर पैसा डाल देते हैं। तो क्या है कि उनके लिए यही जो है बेसिक नीड जो है वही सब कुछ है, इसी में वो रहते हैं, इसी में जीते हैं, कि सब कुछ उनके लिए यही है, ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो क्या इसमें निकल के चीज आती है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो भी सबकी क्या अलग अलग हो सकती है, और जो ये बेसिक नीड्स हैं ये भी सब इंसान की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इस स्टेज के ऊपर पहुंचकर कोई पैसे के लिए काम नहीं करता, क्या है कि उसे पैसा कमाना है या पैसा उसकी नीड है, तो वो तो उसकी पहले पूरी हो चुकी है। वह काम किस लिए करता है, क्योंकि वह अपने काम की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम कर सके। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे देखते हैं जो ये जो डेवलपमेंट जो होता है ये सारी फॉरेन कंट्रियों में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड हो गई, ये सिक्योरिटी, सेफ्टी, बिलोंगिंग, और क्या नाम है सेल्फ एस्टीम, ये सारी जो नीड होती है इनके बारे में उनको सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो देश इतने गरीब नहीं है ना, वहाँ की जो एवरेज इनकम इतनी है कि वो अपने क्या फिजियोलॉजिकल नीड हो गई है, जितनी भी नीड है नीचे की सारी, है ना, तो वो क्या है कि उनसे मुक्त हो चुके होते हैं। तो उनकी जो डेफिशिएंसी नीड जो है नीचे की, वो क्या हो जाती है, डी नीड जो है उनकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, यानी उनको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आकर के काम करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ स्ट्रगल है, हम पैदा होते हैं तब से गरीब होते हैं, है ना, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ा जो काम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या चीज होती है, आज अगर हम देखते हैं बेसिक जो काम, वो है घर बनाना, ठीक है, पैसा कमाना, शादी करना, परिवार बनाना, बस यहाँ तक ही इंसान पहुंच पाता है, इससे ऊपर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, हमारी जो बेसिक नीड है वो यहीं तक ही कंप्लीट हो लेती है। तो क्या है, मतलब कि उन्होंने अगर मकान बना लिया, पैसे कमा लिए, ये सब कुछ कर लिया, तो समझ लो कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, ये समझते हैं। तो जैसे कि मैस्लो जो है, इन्होंने बोला कि अगर किसी की लर्निंग अच्छी बनानी है तो उसकी नीड के ऊपर काम करना जरूरी है, तभी उसकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फेलोशिप देती है ना, रिसर्च हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें हो रही है, परंतु जो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि और ये डेवलपमेंट कंट्री जो है उसी में होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि क्या नाम है, जो हमारी मेन नीड जो होती है वो है पैसा कमाना, ठीक है, और खुद से को स्टेबल करना, ये इंसान की यहाँ की सोच होती है, और बेसिक नीड भी है। और बेसिकली सभी की ऐसी नीड होती है कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, अपना परिवार पालना है, नौकरी मिल जाए, ठीक है, बस इतना काफी है। ठीक है, तो ये जो डी नीड है ना, यहीं तक ही इंसान रह जाता है। तो ऊपर की जो आती है बी नीड, यानी बीइंग या फिर ग्रोथ नीड कहते हैं, वहां तक मुश्किल पहुंचते हैं, बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो इसमें क्या है कि डी नीड पूरी होने के बाद हम क्या करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंचते हैं। अगर जो कोई लोग अगर ये स्टेज पार कर भी ली, तो उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पर पहुंचेंगे। और फॉरेनर कंट्रीज की अगर बात कर रहा हूं तो उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना हमारे यहाँ के लोगों को करना पड़ता है ना। तो क्या है कि हमारे इतना स्ट्रगल करने के बाद जब वहां ऊपर पहुंचेंगे आखिरी स्टेज के ऊपर, नीड के ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो उसके बाद में क्या है कि लाइफ जो है उनको अच्छे से समझ में आने लगती है। यानी पैसा कमाना भी जरूरी है, मानते हैं इस बात को, ठीक है, और परंतु उसके आगे भी लाइफ है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या कहलाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहलाती है। क्लियर? इसमें एक एग्जांपल, एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, मेरे को याद आ रही है।
कि एक बार अकबर हैं, वो तानसेन को कहते हैं यार तुम इतना अच्छा गाते हो, गजब। उन्होंने क्या नाम है, अकबर जो है उसके दरबार में जो तानसेन जी जो थे, वो क्या है कि नवरत्न में उनका नाम आता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बराबर की गायकी उस टाइम में हिंदुस्तान में कोई नहीं करता था। तो वो खुश होकर के उन्होंने अपने दरबार में उनको रख लिया कि आप इतना अच्छा गाते हो तानसेन जी, आओ ठीक है। और उनका बढ़िया मामला चलता है। एक दिन पूछा कि तानसेन ने अकबर ने तानसेन से कि आपके गुरु कौन है? उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्वामी हरिदास जी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जब इंट्रोड्यूस हुआ, उनके बारे में जब बातें चली, चर्चा हुई, तब उन्होंने बताया तानसेन जी ने कि मैं तो अपने गुरुजी का 1% भी नहीं गाता, वो जो गाते हैं गजब, उनका कोई अंत ही नहीं है। अब जो अकबर जी थे, उनके क्या हुआ कि मन में क्या हुआ, लालच आ गया कि क्यों ना मैं उनका सुन करके देखूं कैसा गाता है, और अगर वो अच्छा गाते होंगे तो मैं हो सकता है कि तानसेन को हटा करके उनको रख लूं अपने यहाँ पे। तो अकबर ने क्या कहा कि तानसेन को आप एक काम करिए, अपने गुरुजी को बुलाइए, हम उनका गाना सुनना चाहते हैं। तो तानसेन ने कहा कि नहीं, वो तो नहीं आ सकते। तो ऐसे क्यों नहीं आ सकते? ये राजा का आदेश है, आना पड़ेगा उनको। तो नहीं आ सकते, आप चाहिए उनको मारे पीटे, जेल में डाल दे, सजा दे, कुछ भी दे, लेकिन नहीं आएंगे वो। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करिए कि उनको संदेशा पहुंचाइए कि हमारे सुनने के लिए। तानसेन ने बोला कि नहीं आएंगे वो, नहीं बस आप चले जाइए, नहीं सुनाएंगे आपको गाना। बोले ऐसा क्या हुआ? नहीं, आप कुछ भी कर ले, वो नहीं सुनाएंगे, वो अपने मूडी इंसान है, वो जब भी अपने उनका मूड बनता है उसी हिसाब से गाते हैं वो। तो बोले ठीक है, तो फिर आप ये बताइए कि आपके गुरु जी गाते कब हैं? तब उन्होंने बताया कि जो पूर्णिमा की जो रात आती है, जब चंद्रमा एकदम छाया रहता है ऊपर, तो उस समय उनका मूड बनता है, तब वो गाते हैं। बोले इतना तो टाइम इसमें बहुत है, बोला हाँ वेट करना पड़ेगा। उन्होंने वेट किया, जब वो दिन आया तो वहां पर जाके सुना उन्होंने। सुन करके वो इतना खुश हुए कि तानसेन वास्तव में मतलब कि कुछ नहीं था उनके सामने। तो क्या हुआ फिर, उन्होंने तानसेन को बोला कि अब मैं एक काम करता हूँ, आपको हटा करके आपके गुरुजी को रख लेता हूँ। अब तानसेन ने कहा कि वो नहीं आएंगे। हरिजन पूछा क्यों नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि जो मेरा गाना है वो मैं करता हूँ, अपने पैसे के लिए करता हूँ, अपनी बेसिक नीड के लिए करता हूँ। ठीक है, हरिदास जी जो गाते हैं मेरे गुरुजी, वो क्या है कि उनको इन पैसों वैसों से कोई मतलब नहीं है। वो तभी गाते हैं जब उनका मन करता है, उनका मूड करता है। ठीक है, इसलिए उनका गाना जो है मेरे से इतना अच्छा है। तो तानसेन जो है वो क्या है, अपने जो एस्टीम नीड है, फिर जो बेसिक नीड्स है उनकी, है ना, उसको चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए, तो इसलिए वो काम कर रहा है। उनकी गायकी इसलिए गुरु जी से अच्छी नहीं है। तो क्या है इसमें, क्या चीज समझ में आई? जो हरिदास जी जो थे, वो क्या थे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से एक्चुअलाइजेशन थे, मतलब उनको पैसों से कोई मतलब नहीं था, क्या चीज है क्या नहीं है। उनका जो लेवल है वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुके थे उनके गायकी, और अपने मूड के हिसाब से करते थे वो काम। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आया होगा कि तानसेन और क्या नाम है अकबर की जो ये कहानी थी, इसमें जो उनके गुरुजी थे तानसेन के हरिदास जी, तो उसमें समझ में आ गया होगा कि वो किस लेवल पर उनके गुरुजी काम कर रहे थे और तानसेन जो है वो किस लेवल पर काम कर रहे थे। क्लियर? तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला आता है हमारा गैगने लर्निंग हायरार्की। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दो प्रकार की लर्निंग बताई है। एक तो है लेस कॉम्प्लेक्स लर्निंग, और एक है लेस कॉम्प्लेक्स लर्निंग, मतलब कि ना बराबर जो एकदम छोटी सी जो लर्निंग है वो, है ना, यानी एक तरीके से कहें कि ऐसी लर्निंग जिसमें ज्यादा दिमाग न लगाया जाए। लेस कॉम्प्लेक्स लर्निंग, और एक है हायर कॉम्प्लेक्स लर्निंग, यानी कॉग्निटिव लेवल पे काम करती है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, या लर्निंग ज्यादा हो। तो ये दो प्रकार की लर्निंग इन्होंने बताई। तो लर्निंग का जो लेवल है वो उन्होंने कौन ऑफ एक्सपीरियंस हमने देखा था, ऐसा ही था जो एडगर डेल ने दिया था, जिसमें उन्होंने 11 स्टेज बताई थी। तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया कि जो लेस कॉम्प्लेक्स लर्निंग है वो नीचे से शुरू होकर के ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसमें पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो सिग्नल लर्निंग आती है। ठीक है, सिग्नल लर्निंग का या साइन का है। तो क्या होती है लर्निंग? जब किसी चिन्ह को देख करके रटना हो। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो तो सड़क के ऊपर रेड बत्ती लगी रहती है, जब वो रेड बत्ती जब रेड हो जाती है तो आपको क्या पता है कि वो रुकने के लिए कह रही है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि आपको सिंगल देख करके हटवा दिया कि इसका मतलब होता है रुकना, तो रुकना सिर्फ।
तो कहीं जैसे बिजली वगैरह का जो कहीं पे कुछ सिस्टम मीटर वगैरह लगे रहते हैं, तो वहां पे ऐसे एक इस तरह के जो एक भूत की वो बनी रहती है, ठीक है, आपने देखा होगा, और उसके नीचे लिखा होता है कि डेंजर, या फिर नहीं भी लिखा होता तो आप इसको सैंपल को देख करके क्या समझते हो, ये खतरे के निशान है, और यहाँ पे हाथ नहीं लगाना, छूना नहीं। क्या हुआ कि आपको सिर्फ साइन देख करके यानी सिग्नल देख करके लर्निंग करवा दी कि इसका मतलब ये होता है, या किसी की मांग में सिंदूर देख करके हम आइडिया लगा लेते हैं ये तो शादीशुदा है। तो ये सब क्या है, ये सिग्नल लर्निंग है हमारी, ठीक है। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं तो लेस कॉम्प्लेक्स लर्निंग से हायर कॉम्प्लेक्स लर्निंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। तो ये क्या होती है, SR थ्योरी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी, स्टिमुलस जो आपका स्टिमुलस क्या होता है और उससे आपका रेस्पॉन्स क्या आता है, वो ये थ्योरी होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आती है हमारी चेनिंग थ्योरी, है ना, यानी चेन थ्योरी। तो यानी क्या होता है इसमें, चेन थ्योरी से मैं बताऊं, जैसे कि इन दोनों को मैं रिलेट करके आपको एक एग्जांपल देता हूं कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल आप मान लो कि कोई फ्लावर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टिमुलस हो गया। उसको देख करके आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है कि आपको हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है, आप खुश हो जाते हो ना, खुशी फील होती है फ्लावर को देख के। तो ये क्या हो गया हमारा स्टिमुलस, और ये क्या हो गया हमारा रेस्पॉन्स। क्लियर। अब इसी में अगर हम चेनिंग लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या चेन बन जाती है। जैसे कि मान लो कि फ्लावर है, उससे आप क्या निकलता है, आपको हैप्पीनेस फील होती है। उससे क्या होता है कि आप वर्क जो है वो ज्यादा करते हो, वर्क मोर करते हो, ज्यादा वर्क काम करोगे तो क्या होगा, सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक चेन बन जाती है। तो इस लर्निंग को क्या कहते हैं, चेनिंग लर्निंग। उसके बाद आ गया था हमारा वर्बल एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि किसी भाषा से आपको कैसी फीलिंग आती है, यानी किसी भाषा से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। तो ये वो लर्निंग हो गई। यानी यहाँ तक की जो लर्निंग होती है ये हमारी किसके ऊपर काम करती है, बिहेवियर के ऊपर काम करती है। क्लियर। यानी आपके बिहेवियर कैसा है, मतलब कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यानी कि क्या होती है, लेस कॉम्प्लेक्स लर्निंग होती है, ठीक है, और बस आपको देख करके ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। उसके बाद जब आगे चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर, तो अगला हमारा आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि अच्छे बुरे या सही गलत का भेदभाव करना या उसका अंतर जानना कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर कोई अगर आपको अच्छा बुरे की या फिर सही गलत की आपको समझ नहीं है, तो आपको कोई चाइनीज माल पकड़ा के और ओरिजिनल चीज के पैसा ले लेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो लर्निंग किस वजह से होती है, तो जो लर्निंग का जो स्टेप है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सही गलत या अच्छे बुरे की भेदभाव करना। तो ये किसी भी में हो सकता है, या किसी आप एक्टर को ले लो, ठीक है, एक्टर में जैसे कि मनोज वाजपेयी हैं, और एक है क्या नाम है, वरुण धवन का आप एग्जाम्पल ले लो। तो इनमें आप बता सकते हो कि कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, कितना अच्छा एक्टिंग करता है। तो ये चीज क्या होती है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कॉन्सेप्ट, जब किसी कॉन्सेप्ट पर लर्निंग करते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे अगला जो स्टेप आता है हमारा वो है रूरल लर्निंग, यानी कॉन्सेप्ट के ऊपर रूल बनाना। अब ये दोनों चीजें मैं एक साथ एग्जांपल से समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट बना करके लर्निंग करना। कॉन्सेप्ट बनाने का मतलब, एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि अगर किसी को हम पैसे या कोई बुक्स वगैरह उधार देते हैं, नहीं, या पैसे या बुक उधार देना किसी को अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया। तो उसका रूल क्या हो गया उस लर्निंग का, कि अगर हम किसी को पैसे या बुक्स जो है अगर उधार देंगे तो हमें टाइम पर वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। क्लियर। तो लास्ट में हमारी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे टॉप में होती है, ये हायर कॉम्प्लेक्स लर्निंग होती है। क्लियर। इसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। यानी इसमें क्या होता है कि आपके पास नए नए चैलेंज आते हैं, ठीक है, और उन नए नए चैलेंजों का क्या करना पड़ता है, नए नए सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। जैसे कि जो किसी कंपनी के बड़े बड़े CEO वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो कोई उनके पास अगर कोई चैलेंज आता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के उस पर काम करते हैं कि इसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आई है और उसका उन्होंने सॉल्यूशन तैयार कर लिया, तो उसके बाद उनकी टीम होती है वो काम करती है उस सॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन अगर कोई नई टेक्निकल या कोई ऐसे नई कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको कैसे सोल्व की जाए, ठीक है। तो ये एक क्या होती है, एक्सट्रीम लेवल की लर्निंग होती है। इसमें और एग्जाम्पल्स मैं समझाऊं आप लोगों को, जैसे कि स्विगी है या जोमेटो है,
इन्होंने क्या दिमाग लगाया, पहले क्या होटलों में जा जाके अपने खाना सर्व वगैरह करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी। तो क्या हुआ, अब आपके घर घर जा करके ये डिलीवरी खाने की हो जाती है। तो दिमाग लगाया, तो क्या हुई, इनके सामने कितनी प्रॉब्लम आई, तो उसको क्या किया इन्होंने, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और करके नए नए सोल्यूशन निकाले। ठीक है, जोमेटो स्विगी का क्या एग्जाम्पल हो गया, ओला उबर का हो गया, जियो का हो गया। तो इस तरह की जो ये है, इस लेवल पर अगर आकर के अगर कोई काम करता है तो वो उसकी लर्निंग बहुत खतरनाक हो जाती है। क्लियर। तो ये किसके ऊपर चलती है, ये वाली लर्निंग सारी कॉग्निटिव के ऊपर। यहाँ तक तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गैगने लर्निंग हायरार्की की थ्योरी। उसके बाद आगे जो चलते हैं, अगली हमारी थ्योरी आती है लास्ट, ये है हमारी गैगने 9 इवेंट्स ऑफ इंटरेक्शंस। इसमें क्या बताया है कि जैसे हम एमफिल पीएचडी रिसर्च वगैरह इस तरह से जैसे जो भी हम करते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें प्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसी से अगर मैं एग्जांपल रेट करके समझाता हूँ, प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या तरीके होते हैं, क्या प्रोसेस अपनाए जाते हैं कि जिससे वो इफेक्टिव ज्यादा से ज्यादा बन सके और अट्रैक्टिव बने, लोगों को चीजें मजेदार लगे, समझ में आए। तो इन्होंने क्या किया था, उसके 9 इवेंट्स यानी 9 स्टेप बताए थे। ठीक है, तो ये 9 स्टेप हम देखेंगे कि किस किस तरह से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है, गेनिंग अटेंशन, यानी लोगों का अटेंशन गेन करना। ठीक है, ध्यान अपने उस काम की तरफ लगवाना। उसके बाद जो हमारा ये हमारा पहला था, उसके बाद सेकंड जो है वो है इन्फॉर्मिंग लर्निंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी लोगों को क्या नाम है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बताना। उसके बाद तीसरा हमारा आता है सिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी आपने जो पहले से नॉलेज गेन की है उसके आधार पे, उसके बेस पे प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना। उसके बाद अगली आती है हमारा फोर्थ पॉइंट, कौन सा, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। तो अभी स्टिमुलस के बारे में हम बात करके आए हैं, यानी जो स्टिमुलस क्या होता है और उसके क्या आता है, स्टिमुलस का अपोजिट हम बात करेंगे तो रिएक्शन या रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा स्टिमुलस रेस्पॉन्स वाली यहाँ पे बात आ जाती है, यानी अपनी जो क्या नाम है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसे किस तरह से प्रेजेंट करना, ये स्टिमुलस है। उनके बाद उनका रिएक्शन होगा, वो चल बात की बात है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है उसको इफेक्टिवली तरीके से प्रेजेंट करना। उसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट आता है वो है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, यानी आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद में लोगों को गाइड करना। ठीक है, कि आपने कैसे क्या क्या काम किया। उसके बाद अगला 6 पॉइंट जो आता है वो है हमारा इलेक्टिंग परफॉर्मेंस, यानी जैसे आपने कोई काम किया, उस काम के ऊपर लोगों को क्या क्विज देते हो, तो उसके क्विज के बेस पर लोगों की परफॉर्मेंस बताना। ये हमारा 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला 7th पॉइंट, तो उसी बेस के ऊपर आप लोगों को क्विज के बेस पर क्या करोगे, उनको फीडबैक दोगे, है ना, परफॉर्मेंस के बाद उनकी आप फिर फीडबैक प्रोवाइड करवाओगे। उसके बाद 7th के बाद हमारा अगला आता है 8 पॉइंट, ये है असेंसिंग परफॉर्मेंस, मतलब कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको समझाना। ठीक है, अलग अलग तरीके से। उसके बाद ये 9th पॉइंट हमारा लास्ट में आ जाता है इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, यानी आपने जो समझाया उससे लर्नर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक माइंड में कैसे रख पाए, ये हमारा लास्ट पॉइंट या लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये 9 स्टेप बताए थे। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है इसके बारे में, आप अगर इतना ध्यान रख ले कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हैं, इनके स्टेप सिर्फ स्टेप्स याद रख लो कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इतना याद कर लेंगे तो काफी है। ठीक है, इसका भी जो था ये समझाना जरूरी था। और इसका जो स्टेप्स है कि नीचे कौन सा लेस क्या नाम है लर्निंग होगी और ऊपर हायर की तरफ हम किस तरह से चलेंगे, या हायर से नीचे लेस की तरफ किस तरह से चलेंगे, तो इनकी जो सीरीज है आप इसको याद कर लो। ठीक है, सिग्नल लर्निंग है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग है, चेन लर्निंग है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, तो ये आप सीरीज वाइज इसको याद कर लो। तो ये दोनों चीजें इस तरह से आप याद कर सकते हो। बाकी मैंने समझाने का जो तरीका था वो चीज इसके अंदर वो समझा चुका हूँ। इसमें आगे हम देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट आता है कि टाइप ऑफ फीडबैक। जो हमारी तीसरी लर्निंग थी उसमें हमारे टाइप ऑफ फीडबैक भी दिया हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फीडबैक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कंफर्मेटरी फीडबैक। क्लियर। तो इसमें क्या है, इसमें इसके डेफिनेशंस के बारे में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस मैं एक बार वैसे मोटा मोटा आपको बता देता हूँ ऊपर से क्या चीज होती है। इसके बारे में वैसे कभी आया नहीं है, ऑप्शन में आई हुई चीज थी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा ना हो कि अगली बार आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि यानी जो स्टूडेंट है उसको यह बताना कि उसने जो किया उसने वही किया जो आपने बताया उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कंफर्मेटरी फीडबैक। उसके बाद आगे आता है हमारा करेक्टिव फीडबैक। तो ये क्या है, यानी
करेक्टिव फीडबैक के अंदर है हमारा जो कुछ गलत कर रहा है उसे करेक्ट करना। उसके बाद आ गया था हमारा रेमिडियल फीडबैक। इसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ गलत किया है तो उसको हम सही किस तरह से कर सकते हैं या किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, जो उसका आंसर जो निकाला है स्टूडेंट ने उसके लिए सही दिशा निर्देशित करना एक तरीके से। अगला है हमारा इंफॉर्मेटिव फीडबैक। इसके अंदर क्या है कि फीडबैक में इंफॉर्मेशन देना कि आप उसको और बेटर किस तरह से कर सकते हो। उसके बाद अगला आता है हमारा एनालिटिकल फीडबैक। इसमें है किसी ने जो काम किया है उसे एनालिसिस करना। उसके बाद आ गया था हमारा नेगेटिव फीडबैक, यानी जो सही कर रहा है तो हम उसे बताते हैं कि वो चीज सही है। उसके बाद आ गया था हमारा पॉजिटिव। इसमें वही है कि जो सही नहीं सॉरी नेगेटिव में क्या था कि अगर जो काम सही नहीं कर रहे तो उनको ये बताने की आपका काम सही नहीं है। और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा हमारा कि जो काम सही कर रहा है उसको ये फीडबैक देना कि आपका काम सही है, ठीक है, आप सही जा रहे हो। तो ये क्या है हमारे फीडबैक के टाइप्स हो गए। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अब आगे हमारे क्वेश्चंस वगैरह आ गए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि जो मैस्लो जो है उनकी जो थ्योरी थी, ठीक है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैस्लो हायर रिलेटेड टू हायर ऑर्डर मीनिंग। हाँ, हायर ऑर्डर मीनिंग इन्होंने पूछा है कि जो इनकी जो थ्योरी थी इसमें जो ऑर्डर बने हुए थे तो उसमें हायर ऑर्डर जो ऊपर वाली जो चीज है हायर की उसमें कौन सी आएगी। तो हम देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड, जो हमने नीड्स देखी थी ना, बेसिक जो नीड थी हमारी कौन सी थी, नहीं सॉरी क्या नाम है इसको, फिजियोलॉजिकल नीड है ना, मैं गलत बोल गए, यानी फिजियोलॉजिकल। उसके बाद हमारे थी क्या नाम है उस सेफ्टी वाली थी, है ना, ऐसे करके हमने जो वो चीज पढ़ी थी उसके बारे में पूछा है कि जो ऊपर की जो टॉप जो हमारी है नीड्स वो कौन सी है। तो कौन सी होगी इनमें से, देखो आप, तो सबसे ऊपर ऊपर हमारी कौन सी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिल्कुल ये बात सही है। और कौन सी थी, एस्टीम नीड। क्लियर, तो डी और ई ये किसमें है हमारा, डी और ई 4 में, तो ये आंसर आ जाएगा ना। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूं मैं, ये रहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम। क्लियर, तो ये क्या है हमारी हाईएस्ट नीड है। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि जो हाईएस्ट नीड है वो बताओ कौन सी है। क्लियर, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन इन गैगने लर्निंग हायरार्की विच ऑफ द लर्निंग टाइप्स ऑफ इमीडिएट प्रोसीड्स कॉन्सेप्ट लर्निंग। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है उसके नीचे कौन सी नीड आती है, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग हमारी है, उसके बाद नीड कौन सी आएगी, लर्निंग हम देख लेते हैं, अभी पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, इसके बाद नीचे कौन सी आती है हमारी, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। इसका आंसर क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग नहीं, एक तरीके और वापस क्या बोला इन्होंने, क्या कहने, हायरार्की ऑफ लर्निंग विच ऑफ टाइप लर्निंग इमीडिएटली प्रोसीड रूल, हाँ सॉरी, नहीं, हाँ मैं क्वेश्चन गलत खोल लिया था, ऑप्शन गलत हो गए थे मेरे से। हाँ ठीक है, सही किया हमने। यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग के नीचे कौन सा आता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मैं गलत क्वेश्चन के ऊपर चला गया था, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। तो इसे जो ऑर्डर वगैरह होते हैं उसी हिसाब के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, उसके अंदर जो जो चीज मैंने बताई है बस एक डेफिनेशन वगैरह आपको समझाने के लिए कि आप उनको ध्यान रख ले, बाकी ऑर्डरिंग की चीज इसमें ज्यादातर पूछी हुई है इन क्वेश्चनों में। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन गैगने हायरार्की लर्निंग विच ऑफ टाइप ऑफ द इमीडिएटली प्रोसेस ऑफ रूल लर्निंग। ठीक है, यानी इसमें क्या बताया है, क्या पूछ रहा है कि रूल लर्निंग जो है उससे पहले कौन सी लर्निंग आती है। ठीक है, तो रूल लर्निंग से पहले कौन सी आएगी, हम वापस से देख लेते हैं। तो हमारा रूल लर्निंग जो है इससे पहले कौन सी आती है हमारी, कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्लियर, यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग हमारे क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करने हैं। और क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। अगला है विच विल बी करेक्ट हायरार्की सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग।
अब हायरार्की की जो हमने की थी, लर्निंग के जो स्टेप्स किए थे, उनको हमें क्या करना है कि सीक्वेंस से लगाना है। जो इस तरह से हमने जो नीड की जो स्टेप्स थे ना, हमने जो देखे थे नीड के स्टेप्स, सबसे पहले हमारा कौन सा था, फिजियोलॉजिकल था, ठीक है, उसके बाद सेफ्टी था, इस तरह से, और लास्ट में हमारा कौन सा आया था ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो नहीं, ये उसके चीज के बारे में नहीं है, ये है वी लुक द करेक्ट हायरार्की सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग के बारे में पूछा इन्होंने। हाँ, तो हाँ, लर्निंग के जो हमने स्टेप्स किए थे, यानी जो बेसिक जो हमारी कौन सी थी, लेस से हाई की तरफ जाएंगे, तो उस चीज के बारे में इन्होंने बात करी है। तो सबसे पहले जैसे हमारी थी कौन सी, नीचे नीचे साइन, ठीक है, साइन देख करके, जैसे मैंने आपको रेड बत्ती वाला आपको एग्जांपल दिया था, है ना, या फिर वो डेंजर वाला दिया था ना, इस तरह से। तो वो ये जो साइन हमने देखे थे लर्निंग के, जो ऊपर बढ़ते जा रहे स्टेप्स, वो चीज पूछी इन्होंने, तो उनको क्या करना है, सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले अगर साइन की बात करें तो क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, नहीं, साइन लर्निंग है तो सबसे लास्ट में आएगा या सबसे पहले आएगा, तो इसमें कुछ ऑप्शन में गलती लग रही है मेरे को, चलो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारा आता है ऊपर ही ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लियर। तो इसमें हमारा आएगा सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये वाला, अगर ये सबसे ऊपर आएगा यानी डी, तो डी इसमें लास्ट में इसमें दे रखा है। उसके बाद हमारा ई है, तो ई हमारा क्या हो सकता है, रूल लर्निंग, ठीक है, हाँ, रूल बना करके करना है, मैंने समझाया था। उसके बाद हमारा आता है सी, सी कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट बनाना, यानी इन दोनों का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि किसी को बुक या पैसे उधार नहीं देने चाहिए ना, देना गलत बात है। तो ये हमारा रूल था, कॉन्सेप्ट क्या बन गया था कि अगर देंगे तो टाइम पे वापस नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उससे पहले फिर क्या आएगा हमारा ए कौन सा था, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आएगा, बी, बी साइन, हाँ ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ए टीचर यूज ए सीक्वेंस आंसर सेक्शन टू इंश्योर डिजायर लर्निंग आउटकम इन his her classroom. In the process he she offered following type of comment to a few answer given by student. Okay, उन्होंने पूछा है कि अगर कोई टीचर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में अगर कोई कमेंट करता है किसी बच्चे को, यानी बताता है या फीडबैक देता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, ठीक है, यस यू आर राइट गुड, ठीक है, या हाँ तुम सही कर रहे हो, तो ये किस प्रकार का फीडबैक कहलाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फीडबैक हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव फीडबैक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि उसकी डेफिनेशन वगैरह तो नहीं, आपने देख लिया होगा कि पूछी नहीं है, सीक्वेंसेस वगैरह से पूछे हुए हैं, तो ऊपर ऑर्डर वगैरह, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ सीक्वेंस में लगाओ, या उसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा, है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है सीक्वेंस तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चन लास्ट के 2 सालों में ये बहुत सारे बन के आए हुए हैं, तो इनको देख लेना। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताना। अगर मेरे ख्याल से जिस टाइम मैंने जेआरएफ निकाला था, जब ये चीज मैंने पढ़ी थी 2020 के अंदर, तो ये क्लासेस मैंने कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार देखी, तब जाके दिमाग में बैठी थी। स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो नहीं आया, फिर दोबारा देखा तो थोड़ा थोड़ा आया, तीसरी बार देखा तो लगभग आ गया था, चौथी बार मेरी सारी चीजें क्लियर हो गई थी। तो इस तरह से अगर आपको नहीं आता तो अगर वापस ये वीडियो देख लें, और फिर भी अगर कोई चीज में कमी रह जाती है, नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आई होप आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू सभी का।